नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू आलोचना। आज सबसे पहले बात करते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी एमटीसीआर से जुड़ी एक बड़ी खबर की। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस एग्रीमेंट को, जो कि 1987 में साइन हुआ था, एक तरफा ढंग से रीइंटरप्रेट करने का संकेत दिया है। इसका मकसद है कि अमेरिका अब दुनिया भर में और ज्यादा एडवांस मिलिट्री ड्रोन जैसे कि रीपर स्टाइल ड्रोन बेच सके। एमटीसीआर असल में एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सदस्य देश मिसाइल्स और उनसे जुड़ी टेक्नोलॉजी पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लागू करते हैं। खासकर वे मिसाइल्स जो न्यूक्लियर, केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन्स डिलीवर कर सकती है। इसकी स्थापना 1987 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस ने मिलकर की थी और 1993 में इसका दायरा बढ़ाकर केमिकल और बायोलॉजिकल वैंसकेबल मिसाइल्स को भी इसमें शामिल किया गया। आज इसमें 35 देश पार्टनर के तौर पर जुड़े हैं और इंडिया 27 जून 2016 को इसका 35वां सदस्य बना। एमटीसीआर के तहत कंट्रोल की गई चीजों को दो कैटेगरी में बांटा गया है, कैटेगरी आई और कैटेगरी 2। कैटेगरी आई में वो मिसाइल्स आती है जो 500 किलो या उससे ज्यादा का वॉरहेड लेकर 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक जा सकती है। वही कैटेगरी 2 में वे मिसाइल्स और कंपोनेंट शामिल होते हैं जिन्हें थोड़ा कम सेंसिटिव माना जाता है। ध्यान रहे कि एमटीसीआर कोई लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है, बल्कि गाइडलाइंस है। इसके उल्लंघन पर सीधे इंटरनेशनल लेवल पर सजा नहीं होती, लेकिन यूएस जैसे देश अपने लेवल पर ऐसे देशों पर सैंक्शन लगा सकते हैं। एमटीसीआर में शामिल होना किसी भी देश के लिए मिसाइल नॉन प्रोलिफरेशन के प्रति प्रतिबद्धता दिखाता है और इंटरनेशनल लेजिटिमेसी भी दिलाता है। अब चलते हैं उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल पार्क के नेलोंग और जाडुंग वैलीज में हिमालयन ब्राउन बियर अपने परिवार के साथ दिखा, जिसे देखकर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स में खासी उत्सुकता है। हिमालयन ब्राउन बियर, जिसे हिमालयन रेड बियर और इजेबलाइम बियर का भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे प्राचीन ब्राउन बियर लाइनेज में से एक है। इसका साइंटिफिक नाम है उर्सुस आर्टोस इजाबेलाइनस और लद्दाखी भाषा में इसे डेनमोक कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोग मानते हैं कि इस बियर के सीधे चलने की आदत ही शायद यति या अबॉमिनेबल स्नोमैन की कहानी की वजह बनी। ये बियर उत्तर पश्चिमी और सेंट्रल हिमालय में 3000 से 5500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। भारत में ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पहाड़ी जगहों पर छोटे छोटे आइसोलेटेड पॉपुलेशंस में मौजूद है। मर्द बियर की लंबाई औसतन 1.9 मीटर और वजन 135 किलो तक होता है, जबकि फीमेल औसतन 1.6 मीटर लंबी और 70 किलो वजनी होती है। ये ओमनिवोरस है, यानी घासपात, जड़े, कीड़े मकोड़े और छोटे जानवर जैसे पिका और वोल्स भी खाते हैं। सर्दियों में ये हाइबरनेट करते हैं और ज्यादातर अकेले रहते हैं। इनकी उम्र वाइल्ड में 20 से 30 साल तक हो सकती है। पर सबसे अहम बात यह है कि हिमालयन ब्राउन बियर IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल आई प्रोटेक्शन में है और साइट्स के अपेंडिक्स आई में शामिल है। अब हेल्थ सेक्टर की एक अहम पहल का, हाल ही में WHO ने अपनी मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन का अपडेटेड एडिशन जारी किया है। इसमें अब कैंसर, डायबिटीज और मोटापे से जुड़ी बीमारियों के लिए नई ट्रीटमेंट्स जोड़ी गई है। असल में WHO की एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट हर हेल्थ केयर सिस्टम के लिए एक तरह का न्यूनतम जरूरी दवाइयों का रजिस्टर होती है। इसे हर 2 साल में अपडेट किया जाता है। अगर इतिहास देखें तो सबसे पहले तंजानिया ने 1970 में अपनी एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बनाई थी। इसके बाद 1975 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने WHO से रिक्वेस्ट की कि वो मेंबर देशों को सस्ती और क्वालिटी वाली दवाओं की लिस्टिंग और प्रोक्योरमेंट में मदद करे। इसके बाद 1977 में WHO ने पहली मॉडल लिस्ट जारी की, जिसमें 186 दवाइयां शामिल थी। आज दुनिया के 150 से भी ज्यादा देशों की अपनी अपनी नेशनल EMLs है, जो WHO की लिस्ट पर आधारित होती है। WHO दवाइयों को चुनने के लिए उनके पब्लिक हेल्थ रिलेवेंस, फायदे नुकसान और कीमत जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखता है। WHO के हिसाब से एसेंशियल मेडिसिन वे दवाइयां हैं जो किसी आबादी की प्राथमिक हेल्थ केयर जरूरतें पूरी करती हैं और इन्हें ऐसी फॉर्म और डोज में उपलब्ध होना चाहिए जो क्वालिटी अश्योर्ड और अफोर्डेबल हो। अब गुजरात के पंचमहल जिले, जहां पावागढ़ के कालिका माता मंदिर में बड़ा हादसा हुआ। यहां मटेरियल ट्रांसपोर्ट के लिए बनी रोपवे की केबल टूट गई, जिसकी वजह से केबल कार नीचे गिर गई और 6 लोगों की मौत हो गई। पावागढ़ कालिका माता मंदिर 762 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। यहाँ की प्रिसाइडिंग डेटी है मां काली, जिन्हें कालिका माता के नाम से पूजा जाता है। ये भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है और माना जाता है कि ये मंदिर 1000 साल से भी पुराना है, जिसकी शुरुआत 10वीं 11वीं सदी में हुई थी
और 12वीं सदी में महाकाली की मूर्ति यहां स्थापित की गई थी। सोलंकी राजपूत वंश ने इसे काफी संवारने का काम किया और बाद में सुल्तान महमूद बेगड़ा के समय पावागढ़ और चंपानेर धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गए। आज ये मंदिर शैम्पेनर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क का हिस्सा है, जिसे 2004 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। मंदिर की आर्किटेक्चर मध्यकालीन हिंदू मंदिर शैली को दर्शाती है, जिसमें पत्थरों की नक्काशी, गुंबद और गर्भगृह शामिल है। यहाँ की महाकाली की मूर्ति का ऊपरी हिस्सा भक्तों को दिखाई देता है, जबकि निचला हिस्सा जमीन के अंदर है, जो रहस्य और आध्यात्मिक आधार का प्रतीक है। अब बात करते हैं हाल ही में रेड सी में अंडरसी केबल कट्स की वजह से एशिया और मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बुरी तरह प्रभावित हुई। रेड सी अफ्रीका और एशिया के बीच इंडियन ओशन का एक सेमी इनक्लोज इनलेट है। ये दक्षिण में गल्फ ऑफ अडेन और बाब एल मानदेब स्ट्रेट से अरब सागर और इंडियन ओशन से जुड़ा है। उत्तर में सिनाई प्रायद्वीप इसे गल्फ ऑफ अकाबा और गल्फ ऑफ सुइज में बांटता है, जहां से ये मशहूर सुइज कैनाल के जरिए मेडिटेरेनियन सी से जुड़ता है। रेड सी अपने गर्म और खारे पानी के लिए जाना जाता है और ये यूरोप और एशिया के बीच बेहद अहम मरीटाइम रूट है। यहाँ पानी का रंग अक्सर शैवाल एल्गी ब्लूम्स की वजह से बदलता रहता है। ये समुद्र अरब और नॉर्थ अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच के फॉल्ट डिप्रेशन में स्थित है। इसके किनारे मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती जैसे देश बसे हैं। यहाँ पेट्रोलियम, इवेपोरेट डिपॉजिट्स, सल्फर, फॉस्फेट्स और हैवी मेटल्स जैसे मिनरल रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं। इसके प्रमुख द्वीपों में तिरान आइलैंड और शादवान आइलैंड शामिल है। और अब आखिर में भारत में कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज घोषित करने की सिफारिश हाल ही में संसद की एक समिति ने की है। न्यूयॉर्क के एक ऑन्कोलॉजिस्ट ने इस कदम का स्वागत किया है। अब जानते हैं कि नोटिफाइबल डिजीज होता क्या है। दरअसल कोई भी ऐसी बीमारी जिसे कानून के तहत सरकारी अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना जरूरी हो, उसे नोटिफाइबल डिसीज कहा जाता है। इसका मकसद होता है बीमारी की मॉनिटरिंग करना और संभावित प्रकोप की शुरुआती चेतावनी देना। इस लिस्ट में वही बीमारियां आती हैं जो पब्लिक हेल्थ के लिए गंभीर खतरा बन सकती है, चाहे उनकी वजह से तेजी से मौत हो सकती हो या उनके फैलने की संभावना बहुत ज्यादा हो। इन बीमारियों के नोटिफिकेशन से सरकार को न सिर्फ इलाज और रोकथाम में मदद मिलती है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी ये रिपोर्टिंग जरूरी होती है। अलग अलग देशों और यहां तक कि एक ही देश के अलग अलग राज्यों में नोटिफाइबल डिजीज की लिस्ट अलग हो सकती है। भारत में ये जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है कि कौन सी बीमारियां नोटिफाइबल होंगी। डॉक्टर्स और डायग्नोस्टिक लैब्स को इन बीमारियों के केस लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करने होते हैं। भारत में कॉलरा, टीबी, एड्स, डेंगू, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, प्लेग और खसरा जैसी बीमारियां इस लिस्ट में शामिल हैं। WHO के इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस भी देशों को कुछ बीमारियों की रिपोर्टिंग अनिवार्य करते हैं, ताकि ग्लोबल लेवल पर निगरानी और सलाह दी जा सके।